नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अजंता क्लासेस जयपुर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीएस के। ठीक है, और वादा है मेरा कि क्लास में आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक ऑप्शन के खोपड़ी में छेद करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कितने वर्ष तक अपने देश से अगर बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता जो है वह खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है। तो याद रखिएगा 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश से बाहर आता है तो उसकी जो नागरिकता है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, और अगर 10 वर्ष कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर रहता है, क्या 10 वर्ष कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर रहता है तो उसे वहां की नागरिकता दे दी जाती है। क्या नागरिकता दे दी जाती है, समझिएगा। ठीक है, 7 वर्ष अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश से बाहर रहता है तो उससे उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है, फिर छीन ली जाती है। ठीक है, और वही अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक किसी दूसरे देश में जाकर रहता है तो उसे वहां की नागरिकता उसे दे दी जाती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए अगले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका 9 वर्ष। ठीक है, 9 वर्ष आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो 9 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो 9 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, और 5 वर्षों के लिए किनका होता है, तो लोकसभा हो गया हम लोग का। ठीक है, लोकसभा हो गया हम लोग का। फिर से आपके प्रधानमंत्री हो गए, पीएम हो गए। ठीक है, राष्ट्रपति हो गया हम लोग का। ठीक है, राष्ट्रपति, इन सभी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो इन सभी का कार्यकाल आपका 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, चाहे लोकसभा हो गया, चाहे प्रधानमंत्री हो गया, चाहे राज्यपाल हो गया, चाहे राष्ट्रपति हो गया। ठीक है, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति 7 वर्षों तक अपने देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है, और कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक किसी दूसरे देश में जाकर रहता है तो उसे वहां की नागरिकता उसे दे दी जाती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी किस दिन होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, यानी कि कौन ऐसा दिन है जिस दिन सूर्य के नजदीक पृथ्वी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके क्या करे कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी किस दिन होती है, तो याद रखिएगा 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है, और 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी। ठीक है, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी किस दिन होती है, तो 4 जुलाई को, और न्यूनतम दूरी किस दिन होती है, तो 3 जनवरी को। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक और ऑप्शन बच रहा है, इसके खोपड़ी में करते हैं हम लोग छेद। ठीक है, बात करते हैं 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के, ठीक है, अमेरिका ने जापान के नागासाकी, ठीक है, अमेरिका ने जापान के नागासाकी, एक जगह का नाम है। ठीक है, नागासाकी, 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के एक नागासाकी जगह पर परमाणु बम फेंका था। क्या फेंका था, परमाणु बम फेंका था। ठीक है, और जापान को हम लोग क्या कहते हैं, उगता हुआ सूरज का देश भी कहते हैं। उम्मीद है इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये सभी क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ऑप्शन नंबर ए हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी शूटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, तो याद रखिएगा हॉकी से। किससे है, नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वो हॉकी से है। ठीक है, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद कप का संबंध, ध्यानचंद कप का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा हॉकी से है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद कप का संबंध किससे है, तो हॉकी से है। ठीक है, एक और इससे पूछा जाएगा कि बेटन कप का संबंध, ठीक है, बेटन
बेटन कप का संबंध किससे है, तो वो भी हॉकी से है। ठीक है, 3 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। ध्यानचंद कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। और बेटन कप का संबंध किस खेल से है, तो वो भी हॉकी से है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आए होंगे। तो चलिए अगले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, जितने भी ऑप्शन है सभी के खोपड़ी में छेद करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगला ऑप्शन आपका क्रिकेट है। ठीक है, क्रिकेट से किसका संबंध है, तो रणजी ट्रॉफी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है मेरे भाई, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है। किससे है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध, ठीक है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्रिकेट रिलेटेड कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। और ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो वो भी क्रिकेट से है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक और ऑप्शन बच रहा है आपका बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन, इससे किसका संबंध है, तो आपका नारंग हो गया, नारंग। ठीक है, नारंग, नारंग कप हो गया आपका। अच्छा, ये आपका चड्ढा कप हो गया। ठीक है, 2 कप है आपके, नारंग कप, चड्ढा कप। इन दोनों का संबंध किससे है, तो इन दोनों का संबंध आपका बैडमिंटन से है। ठीक है, नारंग कप हो गया चाहे चड्ढा कप हो गया, इन दोनों का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ऑप्शन नंबर ए जुनको तेबई, ऑप्शन नंबर बी वेलेटिना त्रेस्कुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो याद रखिएगा वेलेटिना त्रेस्कुआ थी। ठीक है, वो कौन थी, वेलेटिना त्रेस्कुआ थी। ठीक है, और ये अंतरिक्ष में कब गई थी, तो 1963। ठीक है, 1963 में आपकी यह अंतरिक्ष में गई थी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेटिना त्रेस्कुआ थी, जो कि 1963 में अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देखिए भारत का, ठीक है, भारत की प्रथम महिला कौन सी है जो कि अंतरिक्ष में गई थी, तो कल्पना चावला। कौन थी, कल्पना चावला। यह कब गई थी, तो 19 नवंबर 1997 को। ठीक है, 19 नवंबर 1997 को यह अंतरिक्ष में गई थी। कौन गई थी, तो कल्पना चावला गई थी। और यह भारत की पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक और ऑप्शन बच रहा है आपका जुनको तेबई। ठीक है, इनसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जुनको तेबई, ठीक है, जो कि कहाँ का रहने वाली थी, तो जापान की रहने वाली थी। कहाँ की, जापान की रहने वाली थी। और यह एक ऐसी प्रथम महिला है, ऐसी पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। किस पर चढ़ी थी मेरे भाई, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर यह चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुनको तेबई। और कब चढ़ी थी, तो 1975 में चढ़ी थी मेरे भाई। 1975 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। उम्मीद है क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंडिया शब्द का प्रयोग, ठीक है, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डचों ने, ऑप्शन नंबर बी यूनानियों ने, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन नंबर डी अफगानों ने। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है कि इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो याद रखिएगा इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूनानियों ने किया। किसने किया, यूनानियों ने किया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, हमारा जो देश का नाम है वह भारत भी है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा, तो राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा। ठीक है, राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। ठीक है, और हिंदुस्तान किसने दिया, हिंदुस्तान नाम किसने दिया हम लोग के देश का, तो मुस्लिम इतिहासकारों ने। ठीक है, मुस्लिम इतिहासकारों ने हम लोग के देश के नाम का क्या नाम दिया, हिंदुस्तान नाम धरा। ठीक है, भारत नाम किस राजा के नाम पर पड़ा, तो राजा भरत के नाम पर पड़ा। और इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो यूनानियों ने किया। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दूध में, ऑप्शन नंबर बी अंडा में, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन में, ऑप्शन नंबर डी मछली के तेल में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। और कितना परसेंट पाया जाता है, तो 42% पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन में 42% आपका प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन किसमें बदलता है, तो एमिनो एसिड में बदलता है। किसमें बदलता है, एमिनो एसिड में प्रोटीन बदलता है। ठीक है, और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन आपका छोटी आंत में पूरा हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत में इसका पाचन पूरा हो जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। एक बार और चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, तो 42% पाया जाता है। ठीक है, और प्रोटीन किस में बदलता है, तो एमिनो एसिड में बदलता है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ पूरा होता है, तो छोटी आंत में पूरा होता है। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि नागरिक, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि नागरिक उड्डयन
प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके क्या कर रहा है कि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी काशी में, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके क्या करे कि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद में। कहाँ है मेरा भाई, इलाहाबाद में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, अब चलिए इन क्वेश्चन के ऑप्शन के खोपड़ी में करते हैं हम लोग छेद, डायरेक्ट खोपड़ी में छेद करेंगे। ठीक है, समझते हैं इनके ऑप्शन को। ठीक है, पहला ऑप्शन है अपना आपका लखनऊ। लखनऊ में क्या है भाई, तो लखनऊ में आपका राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान केंद्र, क्या राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो भी लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ में है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र के तीसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि लखनऊ को क्या कहा जाता है, तो पिंक सिटी कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है मेरे भाई, गुलाबी शहर आपका लखनऊ को कहा जाता है। उम्मीद है कि इतना क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। सॉरी, कट गया शायद, लग रहा है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 1600 में, ऑप्शन नंबर बी 1690 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1706 में, ऑप्शन नंबर डी 1726 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1690 ईस्वी में। ठीक है, 1690 ईस्वी में कोलकाता नगर की स्थापना हुई थी। ठीक है, और कोलकाता नगर की स्थापना किसने कराया था, तो जॉर्ज चांद्रक ने। ठीक है, जॉर्ज चांद्रक ने इसकी स्थापना कराई थी। ठीक है, कब कराई थी, तो 1690 ईस्वी में कराई थी। ठीक है, इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्टोरिया पैलेस, ठीक है, विक्टोरिया पैलेस कहाँ स्थित है, तो विक्टोरिया पैलेस आपके कलकत्ता नगर में स्थित है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक और ऑप्शन आपका बच रहा है 1600 ईस्वी। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हुआ था 1600 ईस्वी में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो भारत आई थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई थी मेरे भाई, भारत आई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह 1600 ईस्वी में भारत आई थी। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, यानी रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन नंबर बी केरल में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है मेरे भाई, तो केरल में होता है। कहाँ होता है, केरल में होता है। ठीक है, और केरल में ही आपका मसाला का उत्पादन हो गया। ठीक है, और क्या, काजू हो गया। मसाला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो केरल में होता है। ठीक है, केरल में होता है। ठीक है, और काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो भी कहाँ होता है, केरल में होता है। ठीक है, और रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो केरल में होता है। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे बताया। रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो केरल में होता है। मसाला हो गया, काजू हो गया, इन दोनों का भी उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में होता है। ठीक है, तीनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार मार्कर लिख लीजिएगा। चलिए और देखते हैं हम लोग। गुजरात में क्या होता है मेरे भाई, तो गुजरात में आपका कपास हो गया। ठीक है, कपास हो गया, आपका मूंगफली हो गया, कपास हो गया, मूंगफली होगा। इसका उत्पादन क्या होता है, कपास और मूंगफली का उत्पादन गुजरात में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कर्नाटक में क्या होता है मेरे भाई, तो कर्नाटक में सोना हो गया, सोना हो गया आपका, रेशम हो गया आपका, सोना हो गया, रेशम हो गया और चंदन हो गया। ठीक है, इनका उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो कर्नाटक में होता है। ठीक है, रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो केरल में होता है। ठीक है, और गुजरात में क्या होता है, तो कपास और मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सोना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है, और रेशम का भी उत्पादन कर्नाटक में होता है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1857 में, ऑप्शन नंबर बी 1877 में, ऑप्शन नंबर सी 1885 में, ऑप्शन नंबर डी 1896 में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा 1877 में। ठीक है, 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 1857 में क्या हुआ था मेरे भाई, तो 1857 में आपका सैनिक विद्रोह। ठीक है, 1857 में आपका सैनिक विद्रोह हुआ था,
सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो सैनिक विद्रोह आपका 1857 में हुआ था, ठीक है। 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? तो INC, ठीक है, INC, ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1896 में क्या हुआ था मेरे भाई? तो 1896 ईस्वी में आपका पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, ठीक है। पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, राष्ट्रीय गीत। इसको गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान नहीं मेरे भाई, राष्ट्रीय गीत, ठीक है। इसको गाने में आपका 65 सेकंड लगता है। क्या लगता है? 65 सेकंड लगता है, ठीक है। और इसको पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो राष्ट्रीय गीत के लेखक है, ठीक है। इसको पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था। इसको गाने में 65 सेकंड समय लगता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार और से इसको हम लोग रिवीजन करते हैं और फिर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। बात करते हैं महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो 1877 में, ठीक है। 1857 में क्या हुआ? तो सैनिक विद्रोह हुआ, ठीक है। और 1885 ईस्वी में INC की स्थापना हुई। 1896 ईस्वी में आपका पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ठीक है। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको इसका PDF पाना है, क्या मेरा भाई, PDF यदि आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज करना है आपको मिल जाएगा PDF 70 33 400 291, ठीक है, 291। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। PDF मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार एंड धुआंधार प्रश्नों के साथ।